ताकि हम स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही क्लास स्टार्ट कर पाए। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखो आपका जीन क्लोनिंग हमने पढ़ा था कि जीन क्लोनिंग होता क्या है आखिरकार। एंड इसी में जीन क्लोनिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो साइंटिस्ट थे स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोरन, इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने कैसे बनाया था उसको समझते हैं एक बार। ये सब तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। देखो ध्यान से सुनना है। स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोरन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया है ना। यस मैम। सैल्मोन यस मैम। टाइफाइम्यूरियम। अभी सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम क्या होता है, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब समझते हो, मतलब ये जो हमारा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को आप कितनी भी एंटीबायोटिक दे दो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंटीबायोटिक से इसके अंदर रेसिस्टेंट है। तो हम क्या चाहते हैं, इसकी बॉडी के अंदर वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इसको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बना रहा है, उस जीन को निकालना चाहते हैं। अब आपको पता है बैक्टीरिया के पास क्या होता है, बैक्टीरिया के पास एक तो खुद का क्रोमोसोमल मटेरियल होता है और उसके साथ साथ उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये इसके पास प्रेजेंट होता है। एंड प्लाज्मिड के पास द बेस्ट थिंग इज कि इसके पास ओआरआई साइट भी होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, इट मींस वो खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है। अगर किसी के पास ओआरआई साइट नहीं है तो इट मींस वो रेप्लिकेशन करने के लिए भी कैपेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर से वो जीन आइसोलेट करना है। तो हमने क्या किया, और एक बॉडी ले ली हमने इकोलाई, इसकी बॉडी के अंदर से मैंने निकाल लिया जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाने के लिए। और एक मैंने ले लिया यहाँ पे इकोलाई। अब मैंने इकोलाई का प्लाज्मिड यहाँ पे यूज किया, ये ओआरआई साइट और ये इसका प्लाज्मिड। अब जीन मेरा सपोज करो जीन ऐसे है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ये प्लाज्मिड निकाला, इसके पास ओआरआई साइट। तो अब मैंने क्या किया, इस जीन को यहाँ से निकालने के लिए अपने यूज किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में समझाऊंगी। सिर्फ इतना समझो अभी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, आपके डीएनए को कट करने का काम करता है। एक पर्टिकुलर इनके अंदर रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है। जिस टाइप का हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, हर एक एंजाइम की अपनी खुद की अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। सपोज करो मैं ले रही हूँ इको आर1, तो इको आर1 मेरे डीएनए को सिर्फ वहीं से कट करेगा जहां पे उस पे पास ये साइट होगी, यही तो होती है ना साइट, GAATC। यस मैम। सपोज कर लो ये साइट है, तो जहां पे मेरे को डीएनए में ये सीक्वेंस मिलेगा, इको आर1 उसको वहीं से कट करेगा। या फिर इसके अलावा मैं कोई और एंडोन्यूक्लियस भी यूज कर रही हूँ, मतलब कोई और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रही हूँ, तो उन सबकी एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगी और एक साइट होगी वहां पे, उस साइट मतलब इसी साइट को ये कट करेंगे सिर्फ। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया, उसने यहाँ से मेरे डीएनए के अंदर से जीन भी निकाल दिया, एंड सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है अपने प्लाज्मिड के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, मेरे प्लाज्मिड को कट करा दिया एक सीक्वेंस है यहाँ से। एक सेकेंड, इसके लिए कलर यूज करते हैं दूसरा, ऐसे यहां से इन्होंने इनको कट करा दिया। ब्लैक कलर क्यों नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। फिर इन दोनों को आपस में ऐसे बाइंड अप करा दिया। ये हमारा आपस में इन दोनों, मतलब मैंने क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर
अपना एक जीन, इसी को बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट में डाउट है ना कि मैम जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होता है जिसके साथ मुझे पूरी टेक्नोलॉजी करनी है, जिसको मुझे किसी एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कराना है। अब ये मेरा बन जाता है आरडीटी। आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये मेरा बन गया। अब मुझे इसी के ऊपर क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरा बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किसी इकोलाई के अंदर ट्रांसमिट करा दूंगी। अब जैसे जैसे इकोलाई मल्टीप्लाई करेगा, इकोलाई जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, अब मेरा जीन भी, पहले तो मेरे पास सिर्फ एक जीन था, मैंने सिर्फ एक साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम लिया, उसके अंदर से सिर्फ एक जीन निकाला, तो इसका मतलब मेरे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का सिर्फ एक ही वैक्सीन बन के आएगी ना, अगर मैं यहाँ पे एक प्रोसेस करा दूं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी वैक्सीन आए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अपनी इस जीन की क्लोनिंग करा दूंगी। जैसे होता है ना, हमारे पास कोई एक नोट्स होता है, तो नोट्स की एक सिंगल कॉपी है, तो उस नोट्स के अंदर क्या करता है, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, बनाते नहीं बनाते मल्टीपल, ताकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, इस जीन की बहुत सारी कॉपीज बनवा लेंगे। कैसे कॉपीज बनाएंगे, इसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देंगे, फिर वही होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे वो खुद मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड है हमारा। अब प्लाज्मिड के पास ORI साइट है, तो इसका मतलब रेप्लिकेशन करेगा, भी रेप्लिकेशन करेगा तो डुप्लीकेशन होगा, इसमें जीन का भी हमारा डुप्लीकेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस कराया था हमारे स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट वायर ने। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके चलो, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताए थे कि हमारे प्रोसेस क्या होते हैं अपनी पूरी की पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। पहला प्रोसेस क्या है, सपोज करो मैंने ये यहाँ पे क्या लिया, एक बैक्टीरिया लिया, कहाँ गई हमारी स्लाइड्स, हाँ, सपोज करो मैंने कोई एक सेल लिया। अब वो सेल अगर मेरा क्या है, एक फंगस है, तो मुझे डीएनए तक पहुंचने के लिए तो मुझे उसके न्यूक्लियस तक जाना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस तक जाने के लिए उसकी बाहर की सेल वॉल को पहले डाइजेस्ट कराना पड़ेगा, तो वहां पे हम यूज करते हैं आपका क्या, फंगस यूज। फंगस के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, मैम काइटिन की, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करेंगे। काइटिनेज क्या करेगा, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करा लेगा, फिर हम जाएंगे उसके न्यूक्लियस के पास, उसके न्यूक्लियस के अंदर से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर लेंगे। फिर अगर हमारा बैक्टीरिया है, मतलब जिसके अंदर से हम अपना डीएनए निकाल रहे हैं, अगर वो बैक्टीरिया है तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, लाइसोजाइम यूज करेंगे। प्लांट है तो सेलुलेज यूज करेंगे। और फिर उसके बाद अगर हमारी नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहां पे हम लाइपेज यूज करेंगे। उसके अंदर जो भी आरएनए होगा, आरएनए को डाइजेस्ट करा देंगे हम आरएनएज की हेल्प से, प्रोटीन को हेल्प करा देंगे हम प्रोटीनेज की हेल्प से। तो ऐसे हम पहुंच जाएंगे अपने न्यूक्लियस तक। अब जैसे ही हम अपने न्यूक्लियस तक पहुंच गए, हमने वहां से डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है। अब डीएनए को आइसोलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना पड़ता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही हम बोलते हैं आपका मॉलिक्यूलर सीजर। अब स्टोरी ये पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, मतलब इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों रखा गया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन को रेसिस्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब बैक्टीरिया अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है। नेचुरली ये अपने आप को बैक्टीरियोफेज से बचाते हैं, किसकी हेल्प से, क्योंकि सभी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अगर हम माने एक टाइप के एंजाइम्स होते हैं, अगर कोई बाहर से फॉरेन डीएनए उनकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा, कोई बाहर से डीएनए उनकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा, तो उस डीएनए को डाइजेस्ट कर लेंगे, डाइजेस्ट उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उसकी चॉपिंग ये लोग कर देंगे। कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे डिस्कवर किए गए थे ऐसे ही। चलो, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताए थे स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी में। सबसे पहला स्टेप तो वही आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करेंगे, पहले हम उसकी बाहर जितनी भी सेल वॉल है उनको डाइजेस्ट करा देंगे, सेल मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करा देंगे, फिर डीएनए को आइसोलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स कट करा लिए, अब उन डीएनए के पार्ट्स में से अपना बेस्ट पार्ट, मतलब जिसको मैं बोल रही हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करा देगा। अब उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे डीएनए के, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। इन फ्रेगमेंट्स में से मुझे अपना
डिजायर्ड फ्रेगमेंट या फिर डिजायर्ड डीएनए पिक करना होगा, तो उस पिक करने के लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे करते हैं वो आप लोगों को समझाऊंगी। फिर जैसे ही हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अपना वो डिजायर्ड डीएनए वहां से पिक कर लिया, उसके बाद हम वहां पे एक वैक्टर का यूज करेंगे। वैक्टर के अंदर अपने डिजायर्ड डीएनए को बाइंड करा देंगे। बाइंड कैसे कराएंगे? बाइंड कराने के लिए हम यूज करते हैं वहां पे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, या जो भी वैक्टर हम वहां पे यूज कर रहे हैं उस वैक्टर के साथ वो बाइंड करा देगा। फिर हमारा बन गया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब डीएनए का एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, जिस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन। फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा एग्जैक्टली में हुआ भी है या नहीं हुआ है, इस चीज को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको प्रोसेस को बोलेंगे स्क्रीनिंग या फिर सिलेक्शन। फिर उसके बाद हम बायोरिएक्टर्स का यूज करेंगे और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर से डीएनए को निकालना है और किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर डीएनए को डालना है। सब इतना छोटा सा काम है। ये सब करने के लिए मुझे कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, मुझे किन किन प्रोसेस को यहाँ पे यूज करना है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज याद रखनी है, एक बॉडी के अंदर से डीएनए को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करोगे, फिर उसको किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करोगे, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने एंजाइम्स तक देख लिया था लास्ट क्लास में कि एंजाइम्स तक होता कैसे है। अब हम तो ब्लैंक स्लाइड्स यूज कर लेते हैं अपनी। मैम ये कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट होस्ट भी आप लोगों को अभी समझाऊंगी, बट अभी नहीं आएगा ये आपका, ये एंड में आता है। चलो देखो, अब थोड़ा सा ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो अगर हम बात करें तो टोटल ना हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो अब तक हम आइसोलेट कर चुके हैं। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनको हमने आइसोलेट किया है 230 स्ट्रेन से। 230 स्ट्रेन से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अब तक आइसोलेट हो चुके हैं। ये पॉइंट में आपका क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज, तो इनको आप नोट डाउन करके रखो बिकॉज आपकी एनसीईआरटी भी चीज लिखती है। अब मेन चीज आती है कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है। तो हमेशा याद रखना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमेशा डीएनए को वहां से कट करेंगे जहां पे कैसी सीक्वेंस होगी, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब जिसको आप लेफ्ट साइड से रीड या राइट साइड से रीड करें, मतलब एक ही बोथ है। साइड से और राइट दोनों साइड से रीड करोगे तो सेम होनी चाहिए। जैसे कि सबसे इजी Yes, एग्जांपल मलयालम। मलयालम आपका जो एनसीईआरटी लिखती है। यस मैम। अब इसको इधर साइड से रीड करो, लेफ्ट टू राइट, MALYALAM। अब इसको राइट टू लेफ्ट रीड करो, MALAYALM। मलयालम सेम है ना मैम? सेम ही आएगा दोनों साइड। इधर से रीड करो या फिर इधर से रीड करो, तो दोनों साइड से रीड करने में हमेशा आपकी सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। इसको बोलता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे वर्क करते हैं। जब इन्होंने अपनी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर रिकॉग्निशन साइट। मतलब ये वो साइट है जहां पे हमारा डीएनए वर्क करने वाला है, या फिर हम इनको रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोल सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट जहां से मेरा डीएनए कट कर रहा है। जैसे कि सपोज करो ये हमने मलयालम वाला एग्जांपल लिया, अब इसमें आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहाँ से कट कर रहा है, M और A के बीच में से कट कर रहा है, तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां से आपकी सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर तो बोलते हैं, तो जो सीजर आपकी कट कर रही है जिस साइड से कट करेगी उसको रेस्ट्रिक्शन साइट,
और वो सीक्वेंस जब उसने रीड कर लिया कि सीक्वेंस पे उसको कट लगाना है, लेकिन कहाँ पे कट लगाना है उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन, अब आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस में मोस्टली 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ना इससे ज्यादा होंगे ना ही इससे कम होंगे। अब आपके यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मेनली केसेस में देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये वैरी कर सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। बताओ क्लियर है? एक और पॉइंट आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है कि हमेशा, जैसे अब तक हम देख रहे थे ना, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे क्या था कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज था एंजाइम, वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में वर्क करता था। सेम हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कौन सी डायरेक्शन में वर्क करेंगे, 5 प्राइम से 5 to 3 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो मेरी एक सीक्वेंस ये है 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम आपका। तो अब यहाँ पे ये कट लगाएंगे, यहाँ पे सी टी टी ए और जी। देखो दोनों साइड से जब हम रीड कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है या नहीं है, ये यस मैम। है ना पैलिंड्रोमिक यस सीक्वेंस। मैम। तो इसमें सपोज करो Yes, आपका ये जो सीक्वेंस है इसको तो बोलेंगे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। अब कट कहाँ से लगाता है आपका, यहाँ से, मतलब 5 to 3 डायरेक्शन में लगाएगा। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, अगर हम इसको देखेंगे, एक सेकेंड इसको नीचे वाले पे लिख लेते हैं, ये हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो ये हमारा कट लगाएगा, इसको 5 प्राइम कर दो यहाँ पे और इसको कर दो 3 प्राइम, तब हमारी सीक्वेंस सही बनेगी 5 प्राइम 3 प्राइम और ये हमारी 3 प्राइम 5 प्राइम। तो हमारा सीक्वेंस यहाँ से कट होगा और ये वाला सीक्वेंस यहाँ से कट होगा या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. इसको तो बोलते हैं हम आपका इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ये होती है एंड ये हमेशा आपका कट करेगा। अब जब ये कट करता है तो कट करने में क्या करता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, इट ब्रेक फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फिर बॉन्ड्स लिख लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, इनको नोट डाउन करो फटाफट से। हो गया? तो ये तो हमारी सीक्वेंस हो गई इको R1 की। अब आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने नोमेनक्लेचर भी बताया था, इको R1। ई हमें क्या बताता है, ई स्टैंड्स फॉर जीन्स। सेकेंड एंड थर्ड वर्ड क्या बताते हैं हमें, स्पीसीज और आर स्ट्रेन एंड ये रोमन नंबर में जो लिखा है ऑर्डर ऑफ एंजाइम। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो अब आप लोगों से मेनली यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कोई भी आपको एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दे देंगे, ये पूछेंगे आपसे इसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बताओ क्या है, या फिर इसमें ई क्या सिग्निफाई करता है, CO क्या सिग्निफाई करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या होती है, GAATTC एंड इसका अपोजिट लिख दो CTTAAG। ये आपकी सीक्वेंस है। कट कहाँ पे लगाता है, यहाँ पे ये कट लगाता है, ठीक है। एंड इसमें ई क्या है हमारा, एस्चीरिया एंड C कोलाई, एस्चीरिया एंड CO मतलब कोलाई। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। नेक्स्ट आप जो जनरली यहाँ पे यूज करोगे, हिंट थर्ड हो या सेकेंड हो, बस ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन चेंज हो रहा है मेनली। तो H क्या बताएगा आपको यहाँ पे, H4 हीमोफाइलस, यही होगा ना, एंड IN फॉर इन्फ्लुएंजा,
हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, एंड डी इसका स्ट्रेन है और थर्ड इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। इसकी साइट क्या होती है? इसकी साइट होती है आपकी AAGCTT एंड इसी को फिर अपोजिट लिख दो CGAA। ये भी आपका कट कहाँ पे लगाता है? यहां से कट लगाता है। अब आप देख रहे हो ये जनरली हमारे इको R1 भी और हिंट थर्ड भी हमारे सीक्वेंस को कट कर रहे हैं उन टर्मिनल एंड, कर रहे हैं नहीं? टर्मिनल एंड से कट। यस मैम। तो जो टर्मिनल एंड से कट करेंगे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपके डीएनए को टर्मिनल एंड से कट करता है उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। तो लिखो इसको एक्सोन्यूक्लियस विच कट डीएनए एट टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड। तो ये हुआ आपका हिंट थर्ड। अब इसी के जैसा एक और होता है आपका बाम H1। बाम H1 की सीक्वेंस क्या होती है आपकी? GGATCCCCTAGG, ये सीक्वेंस होती है। ये भी आपका एक्सोन्यूक्लियस है। एंड बाम H1 क्या बताता है आपको यहाँ पे? B4 Bacillus, AM4 amyloleucopecis। इस पे क्वेश्चन कम आएगा। क्वेश्चन जनरली इको R1 या फिर हिंट से पूछा जाता है। इन्हीं का जीनस और स्पेसीज आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये तीनों के तीनों हैं मेरे एग्जाम्पल किसके? एक्सोन्यूक्लियस के, जो आपके डीएनए को कट करेंगे ऑन टर्मिनल एंड्स। अभी टर्मिनल एंड से आपके डीएनए को कट करेंगे तो यहाँ पे जो कट होने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी ना, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। कैसे बनते हैं स्टिकी एंड्स? ये आप लोगों को एक स्ट्रक्चर में मैं समझाऊंगी। अब सिर्फ लिखो एक्सोन्यूक्लियस, जब भी डीएनए को टर्मिनल एंड से कट करेंगे तो वहां पे आपके स्टिकी एंड्स डेवलप होंगे। हो गया बच्चों यहाँ तक? मैम बैम SI में H क्या है? H है इसका स्ट्रेन। स्ट्रेन आपको याद नहीं रखना पड़ता है, सिर्फ आप लोगों से जीनस और स्पीसीज ये पूछेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता। मैम हाँ जी। मैम एक बार ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन मतलब बताना। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन का मतलब ये है इको R1 जो एस्चीरिया कोलाई आपका बैक्टीरिया ना, इस बैक्टीरिया के अंदर से जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला वो मिला मेरे को, मतलब कोई भी एंजाइम मिला तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया? इको R1, मतलब मेरे को फर्स्ट नंबर पे मिला। लेकिन हो सकता है कि कुछ सालों बाद मेरे को एक और उसके अंदर से एंजाइम मिल जाए, तो अब वो मेरे को तो मिल रहा है इकोलाई की बॉडी में से ही ना, तो उसका नॉमेनक्लेचर तो वही रहेगा, जीनस स्पीसीज और स्ट्रेन सेम रहेगा कि बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं ना, तो मेरे को उसी स्ट्रेन से मिला है। लेकिन मेरे को सेकंड नंबर पे मिला है तो मैं उसको क्या नाम रख दूंगी? इको R सेकंड उसका नाम रख दूंगी। फिर कुछ सालों बाद हो सकता है कोई और मेरे को एंजाइम इको R1 की बॉडी से मिल जाए, मतलब एस्चीरिया कोलाई की बॉडी के अंदर से मिल जाए, तो मैं उसका नाम लिख दूंगी इको R थर्ड। मैम हाँ जी। मैम बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल आपका बना होता है लिपिड से। तो ग्लाइकोलिपिड्स भी आप बोल सकते हैं। मैम बट ना शायद से 11th में था ना, ये क्या कहते हैं इसको, पेप्टिडोग्लाइकन या पेप्टाइडोग्लाइकन, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन ही तो होता है। ओके मैम। तो मैम फिर लाइसोजाइम कैसे हुआ इसका डाइजेस्ट कराने के लिए? बिकॉज लिपिड्स है ना, वो लिपिड से बना है। अब लिपिड से हम उसको डाइजेस्ट किससे कराएंगे? लाइसोजाइम से कराएंगे। जैसे सेलुलोज को हम सेलुलेज से करा देंगे। मैम लिपिलेज भी तो होता है। लिपिड्स को लिपिलेज भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली यहाँ पे लाइसोजाइम ही यूज करते हैं। लिपेज लाइपेज होता है वो, आई थिंक लिपिलेज नहीं लाइपेज। ओके मैम। यहाँ तक क्लियर है मैम बच्चों? स्टिकी एंड्स क्या होता है? स्टिकी एंड्स देखो ना, अभी मैं आप लोगों को एक स्टिकी एंड बना के दिखाती हूँ।
इको R1 का देखता है। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्लियर हुआ सबको? इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नाम क्यों दे रहे हैं हम लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये सब क्लियर है? तो हम स्टिकी एंड देखते हैं। इको R1, इसके सीक्वेंस बताओ क्या है? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस गा टीटीसी, नाम याद रखना है, गा टीटीसी या फिर घटक भी हम इसको बोलते हैं। सी टी टी ए जी, ये सीक्वेंस है। अब ध्यान से समझना, देखो इसको, अब मैंने इसको कट कराया यहां से एंड इसको कट करा दिया यहां से। अब मेरे पास कैसी सीक्वेंस बनेगी? ये बना ऐसे जी, और आगे वाला पार्ट कट के अलग हो गया, ए टी टी सी, ये अलग। फिर यहां से मेरा इनके बीच में से यहां से मैंने कट कराया, तो मेरे पास ये सीक्वेंस आ गई सी टी टी ए और मेरा जी कट के अलग हो गया यहाँ पे ऐसे। तो ये सीक्वेंस बनी ना अभी मेरी कुछ कुछ। ये यहां से बॉन्ड हटा दो इसको, मतलब एक टाइप से ऐसे सीक्वेंस मेरी बन गई। इसको ऐसी सीक्वेंस बन गई। अब ये तो देखो मैंने क्या करा, अपने डीएनए के अंदर कट लगाया यहाँ पे। अब सपोज करो मेरे पास कोई प्लाज्मिड है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी आप वेक्टर यूज कर रहे हो उस वेक्टर के अंदर और जिस बॉडी के अंदर से आपको डीएनए निकालना है, तो उन दोनों में सेम ही एंजाइम आप यूज करोगे या नहीं? तो सेम एंजाइम यूज करने के लिए क्यों मैंने आपको बोला, सपोज आपका प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड के अंदर भी अब इको R1 ही यूज कर रहे हो, तो प्लाज्मिड के अंदर इको R1 जाएगा और अपनी ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेगा। जहां पे इसको ये सीक्वेंस दिख गई वहीं से कट लगा देगा। तो कट कहाँ पे लगाएगा? यहाँ पे भी GAATTC सीक्वेंस पे लगाएगा या नहीं? यस इसी सीक्वेंस पे। Yes, ma'am. कोई रिकॉग्नाइजेशन साइट भी सेम यूज करेगा, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस बन जाएगी इसकी। कैसे सीक्वेंस बनेगी? G और नीचे CTT A और ये G और ये इतना वाला पार्ट मेरा अलग हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा या नहीं? अब इसको यहाँ से एक बार रिमूव करा दो। देखो इनको मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। अब ध्यान से देखना बाइंड कैसे करेंगे आपस में। इस वाली सीक्वेंस को मैं उठा के लेके आई इसके पास। एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से बाइंड कराते ना। अब डीएनए लाइगेज मेरा बाइंड करेगा। अब ये देखो इसका खाली सीक्वेंस है सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। यहाँ पे हमने सही किया ना, CTTAAG, तो हमारा हुआ, एक सेकेंड गलत हम लिख रहे हैं इसको इधर से, हाँ यहां से आएगा C और इसको पहले G लिखो आप सीक्वेंस। ये यहाँ पे मेरा G सीक्वेंस आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका CTTAAG, फिर आएगा यहाँ पे CTTAA। देखो अब ये वाला पार्ट मेरा डीएनए से आया और ये वाला पार्ट किसका है? प्लाज्मिड का। दोनों आपस में बाइंड हो गए या नहीं हो गए? अब देखो यस मैम। इसको सबसे अच्छा समझने का तरीका मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ। इसका कोई वीडियो हम लोग देखते हैं, अगर कोई वीडियो मिल जाए। लेकिन जनरली अच्छा, आप लोग जब छोटे बच्चे थे हम वो पजल्स वाला गेम खेलते थे, उसमें बीच में फिट करने वाला, ऐसे जैसे सपोज करो अपने हैंड्स को देख लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेरे हैंड में यहाँ पे फिट कैसे हो सकता है? ये वाली सीक्वेंस ऐसे फिट होगी ना, इस टाइप से बाइंड करता है। Yes, ma'am. या फिर ऐसे देखो, ये वाला एंड एक मतलब मेरे डीएनए के अंदर तो ऐसे स्टिकी एंड बन गया और यहाँ पे ये इधर साइड से स्टिकी एंड, तो ये दोनों इनका बाइंड करना इजी है। तो इस टाइप से स्टिकी एंड बनाते हैं ताकि इनका जो डीएनए लाइगेज है वो इनको इजीली बाइंड अप करा पाए। अब देखो एक और आपका एंड बनता है, ये तो हमारे वो है जो एक्सोन्यूक्लियस, जो डीएनए को टर्मिनल एंड से कट कर रहा है। अब टर्मिनल एंड से कट कर रहा है, अच्छा वो मोबाइल में भी तो गेम हम खेलते हैं ना, किस टाइप से बॉक्सेस को फिर पूरा ऐसे बॉक्सेस फिल कराता है, पूरा स्पेस फिल होना चाहिए, ऐसे तो खेला जाता है। देखो बना है सीक्वेंस पूरा का पूरा, तो इन्हीं को बोलते हैं हम आपके स्टिकी एंड्स, जो आपस में स्टिक हो सकते हैं। आया कुछ कुछ समझ में स्टिकी एंड कैसे हुए? यस मैम आ गया। अब एक एंड होता है हमारे पास, एक एंड होता है हमारे पास ब्लंट एंड। अब ब्लंट एंड को समझो,
वो तो हमारे स्टिकी एंड कौन बना रहे थे, एक्सो न्यूक्लियस हमारे, जो डीएनए को टर्मिनल एंड से कट कर रहे थे। अब आते हैं मेरे पास एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, अब एंडोन्यूक्लियस में आप क्या करते हैं, इसमें ये आपके डीएनए को बीच में से कट करता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, कट डीएनए विद इन, या फिर कट विद इन द डीएनए, कट विद इन द डीएनए, डीएनए को बीच में से कट करेंगे। जैसे कि इको आर फिफ्थ। अब इको आर फिफ्थ का मतलब क्या है कि मेरा ये वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो फिफ्थ नंबर पे डिस्कवर हुआ, मतलब बहुत इससे पहले मेरे को इको आर मतलब एस्चेरिया कोलाई की बॉडी के अंदर से 4 मिल गए थे, फिफ्थ नंबर पे मिला, इसलिए इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इको आर फिफ्थ। इसकी सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो इसकी सीक्वेंस होती है GAT टी, एक सेकेंड GAT ATC, फिर लिखो यहाँ पे CTAG। देखो सही लिखी है ना सीक्वेंस। यस मैम सही है। अब इसको क्या Yes, करना ma'am. है, अब ध्यान से देखो, अब ये इको आर फिफ्थ, इसको पहले वाले क्या कर रहे थे, इसको एक को यहाँ से कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया, लेकिन ये इको आर फिफ्थ इसको टर्मिनल एंड से कट नहीं करेगा, इसको सेंटर में से कट करेगा। सीक्वेंस कितनी है, सिक्स्थ, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया। अब जैसे ही मैंने इनको दोनों को बीच में से कट किया तो मेरे पास सीक्वेंस कैसी बन गई, GAT, और इसके नीचे सीक्वेंस बन गई CTA। अब ये वाला पार्ट अलग हो गया मेरा, ATC और TAG, ये सीक्वेंसेस मेरी अलग अलग हो गई यहाँ पे। ऐसे ही आपका इनको कट किया जाता है। अब इसमें क्या कराना होगा, मतलब आपने क्या किया, डीएनए के अंदर ये वाला कट लगा दिया, तो डीएनए के अंदर आपकी ये सीक्वेंस बन गई। फिर आप प्लाज्मिड लेके आए एक, तो प्लाज्मिड के अंदर भी आपने क्या कर दिया, इको आर फिफ्थ वाला ये एंजाइम डाल दिया, तो वो भी उसको क्या करेगा, पहले तो अपनी सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेगा कि पूरे डीएनए पे वो घूमेगा आराम से, जहां पे इसको सीक्वेंस मिल जाएगी वहीं पे रुकेगा और वहीं पे इसको कट कर देगा। अब वो कट करेगा तो कट करने के बाद वहां पे भी यही सीक्वेंस बनेगी, GAT CTA, फिर ये GAT CTA आपस में आके बाइंड कर जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, इसके पास CTA आ जाएगा और नीचे के साइड में आ जाएगा GAT। देखो बन गई नहीं बन गई सीक्वेंस, मतलब हमने क्या किया, ऐसे बॉक्सेस बने, एक बॉक्स ये बन गया मेरा और एक बॉक्स यहाँ पे बन गया था, इन दोनों बॉक्सेस को ऐसे फिर ज्वाइन करा दिया, कराया नहीं। यस मैम। अब Yes, इन ma'am. दोनों में जनरली हम बायोटेक्नोलॉजी जब करते हैं ना, तो ये बोला जाता है कि एक्सोन्यूक्लियस को यूज करो, आप एंडोन्यूक्लियस मत यूज करो। इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब ये बोला जाता है कि स्टिकी एंड्स आर मोर हेल्पफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। स्टिकी एंड्स को वापस से ज्वाइन कराना, क्यों ज्वाइन कराना, क्योंकि एक चीज देखो, आपके पास इसको ना ऐसे देखो, आपके पास ऐसे 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और एक आपके पास ऐसा पजल है, और ऐसे ऐसे को बनेगा ना कुछ इसका पजल। अब इनमें आप खुद बताओ, इन दोनों में से एक स्टेप 1 है और एक स्टेप B है, तो इन दोनों को जब आपको ज्वाइनिंग कराना है तो ज्वाइनिंग कराना इजी किसका है, इजी किसका है, क्यों इजी है बी का। B का Yes, क्यों इजी है, ma'am. Bika. क्यों इजी है बच्चों, रीजन तो बताओ। क्योंकि ध्यान रखो, यहाँ पे जब मैंने देखो कट कराया, अब कट कराने में यहाँ पे अपोजिट सीक्वेंस बन रही है, बहुत सारी बन रही है नहीं। अब जैसे ही हम इनको क्लोज लेके आएंगे तो ये तो क्या करते हैं, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, तो फटाफट से अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे, बनाएंगे या नहीं, हाइड्रोजन ma'am. बॉन्ड जैसे E और T मिलेंगे आपस में एकदम से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सिर्फ आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे G और C, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मतलब पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, पहले आपस में चिपक गए, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इनके बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा। एक सेकेंड, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये इनके बीच में, यहीं पे ऐसे बाइंड हुआ ना, देखो ये
तो ये वाला पार्ट तो खुद वाइंड अप हो जाएगा आपका। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, जहाँ पे ऑलरेडी ये सीक्वेंस है ना, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। देखो ये ना स्ट्रक्चर में थोड़ा सही से नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करो ना, देखो ऐसे कुछ सीक्वेंस बनेगी इसमें। ऐसे इसको ना मैं आपको YouTube से दिखाऊंगी, इसकी एनिमेशन वीडियो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे इसकी सीक्वेंस बनेगी। तो पहले मतलब सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे इसमें, बिकॉज अपोजिट्स है, ए टी जैसे दिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आप कराओगे तो यहाँ पे आपको देखो ना क्या करना पड़ा, ए और टी के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन रहे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे ना, सिर्फ टी और सी, इनके बीच में आपको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कराना पड़ेगा, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कराना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि स्टिकी एंड्स का यूज ज्यादा करना चाहिए। बताओ आया समझ में? मैम GAT के साथ ATC बाइंड होगा ना प्लाज्मिड का? अपोजिट सीक्वेंसेस बाइंड होगा। एक सेकेंड, मैं आप लोगों को ना डायग्राम दिखाती हूँ उसका। देखो ये हमारी एनसीईआरटी डायग्राम दिख रहा है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या है, एक मेरा ये पार्ट GAATTC, मतलब आपने भी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, इको R1 यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया, तो यहाँ पे ऐसी सीक्वेंस बन गई है, स्टिकी एंड बन गया। अब यहाँ पे सीक्वेंस, अब ये दोनों के दोनों जैसे क्लोज आएंगे, देखो अभी दोनों के दोनों जैसे ही क्लोज आएंगे तो A और T के बीच में फटाफट से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस A का भी यहाँ पे फटाफट हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी इनका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो ये ऐसे बाइंड अप हो गया, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड। लेकिन अगर हम क्या करें, इनको ऐसे बीच में से कट करा दे, GAACTTTTC AAG, इनको ऐसे बीच में से कट करा दे, एक ऊपर से कट लगा दे, एक नीचे से कट लगा दे, तो मेरे ये ऐसे कट हो जाएंगे GAACTT। अब आपको दूसरे में भी सेम कट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इधर वाली साइड से आपका कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो जैसे ये दोनों साइड साइड में आएंगे तो आपको इनके बीच में पहले इधर साइड में बॉन्ड्स बनवाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने स्टिकी वाले में। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टिकी एंड्स बनाना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड खुद से बन जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनवाने पड़ते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आप बनवाओगे, लेकिन आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुद से बन जाते हैं। मैम तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हार्ड क्यों होता है बनाना? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे एंजाइम यूज करना पड़ेगा ना, अल्कलाइन फोस्फेटेज, तब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुद से बन जाएंगे यहाँ पे। तो मैम स्टिकी एंड में भी तो हमें वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। वो बाद में बनवाने पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही दोनों की दोनों सीक्वेंस आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो आपस में कांटेक्ट आने ही इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुद से बन जाएंगे। लेकिन जब हम ब्लंट एंड में करेंगे तो ब्लंट एंड में नहीं बनेंगे खुद से एंड आपके कोई भी हाइड्रोजन, मतलब वो दोनों आपस में लाइगेज नहीं हो पाएंगे, इसलिए। ओके मैम। आप देखो ना, एक आप जगह आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव और एक आपने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर आपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब में आपने दोनों पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, किसमें बाइंडिंग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, आपको वहां पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कराने पड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, आपको उन दोनों को भी बाइंड कराना है। अब उन दोनों को बाइंड कराने के लिए आपको वहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज और डालने पड़ेंगे, उनको दोनों को न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, तब वो जाके बाइंड करेंगे। नहीं, ये वाली स्टोरी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ समझ में एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सो में क्या होता है, आपको टर्मिनल एंड से कट करता है डीएनए को, और एंडो में विद इन द डीएनए कट करता है। एक्सोन्यूक्लियस में हमारे क्या बनते हैं, स्टिकी एंड्स बनते हैं जब टर्मिनल एंड से कट करेगा, और एंडोन्यूक्लियस में जब बीच में से कट करता है तो हमारे ब्लंट एंड्स बनते हैं। मैम GA के साथ, हाँ जी मैम GAA है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है GA, तो मैम प्लाज्मिड का TTC आएगा ना इसके साथ हाँ, लगने के लिए? प्लाज्मिड का यहाँ पे TTC आएगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला सीक्वेंस। ये सीक्वेंसेस कभी बनाने के लिए नहीं आती है, नहीं बोर्ड एग्जाम से पूछा जाएगा, नहीं इन सीक्वेंसेस पे, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कराएंगे आप लोगों से कि इको R1 की क्या सीक्वेंस है। तो इको R1 की सीक्वेंस है घटक GAATTC। ऐसी मैंने आपको जो सीक्वेंसेस लिखवा दी, सिर्फ उनको याद रखना, ये सीक्वेंसेस बनाने के लिए नहीं आएगा।
और अगर सीक्वेंस बनाने के लिए आता है तो सिर्फ आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि हमारे प्यूरिन इज इक्वल्स टू पिरिमिडिन होने चाहिए। प्यूरिन के सामने अगर पिरिमिडिन आ रहा है तो आप सीक्वेंस सही बना रहे हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आपकी सीक्वेंस गलत है। उसको पहचानने का सिर्फ तरीका है। मैम क्लियर बच्चों? हाँ जी बोलो बोलो। मैम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों बनेगा उसमें? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों बनेगा? दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे। अच्छा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना मैंने ये चीज आप लोगों को। यस मैम। देखो ये मेरा एक शुगर, ठीक है, शुगर में फॉस्फेट, यहाँ पे एक शुगर, फॉस्फेट, शुगर, यहाँ पे मेरा एडेनिन, एडेनिन और ये थायमिन, फिर मेरा शुगर, फॉस्फेट, शुगर। ऐसी तो बताई थी ना स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने वहां पे। यस मैम। यस मैम। ऐसे ऐसे यहाँ पे G, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड C। अब ये शुगर और फॉस्फेट आपस में, मतलब देखो दो शुगर्स के बीच में लिंकेज नहीं है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में लिंकेज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब आपके एक नाइट्रोजिनस बेस और एक शुगर के बीच में भी कौन सी लिंकेज होगी आपकी? ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये लिंकेजेस हम लोग कराएंगे तभी तो मेरा डीएनए बाइंड अप करेगा ना आपस में, ओके मैम। इसलिए लिंकेज जरूरी होती है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको साइमल्टेनियसली साइड साइड में ऐसे बाइंड अप कराना है। तो बाइंड अप कराने के लिए आपको एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज करानी पड़ेगी ना, तभी तो ये बाइंड अप होंगी। सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आपको यहाँ पे ब्रेक भी करानी होगी। ब्रेक कौन कराता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर डीएनए लाइगेज उसका ज्वाइनिंग करा देता है। सिंपल सी चीज है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? यस मैम। चलो यस मैम। अब तो देखो हमने Yes, क्या ma'am. पढ़ा, सिर्फ हमने क्लोनिंग पढ़ा, क्लोनिंग क्या होता है, कैसे हमारा क्लोन करता है। फिर हमने देखा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए कैसे हम आइसोलेट करेंगे। डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन ही क्यों बोलते हैं, वो चीज मैंने आपको बताया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, इनको न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। व्हाई वी कॉल देम न्यूक्लियस? बिकॉज दे आर कटिंग न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज ये न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको न्यूक्लियस वाली क्लास में रखा है। सिंपली आंसर कर सकते हो नहीं? यस मैम। यस मैम। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कौन सा है जो डिस्कवर किया गया था? तो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था आपका हिंट सेकंड। हिंट सेकंड सबसे पहले डिस्कवर किया गया। अब आप बोल सकते हो कि मैम हिंट सेकंड सबसे पहले डिस्कवर, तो उसको सेकंड क्यों बोला, फर्स्ट क्यों नहीं बोला? क्योंकि डिस्कवर सबसे पहले हो गया था ये, लेकिन इसका आइसोलेशन रुक गया था बीच में, इसका आइसोलेशन नहीं हुआ था। और जब तक इसका आइसोलेशन हुआ तब तक हमारे पास एक और नया हिंट फर्स्ट, मतलब एक और हमें हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बॉडी के अंदर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल गया था, इसलिए हमारा इसको हिंट सेकंड। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सबसे पहला डिस्कवर्ड हिंट सेकंड है, सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ हिंट सेकंड, लेकिन आइसोलेट कौन सा हुआ सबसे पहले? हिंट फर्स्ट। याद रहेगी ये चीज? यस मैम। डिस्कवर हुआ हिंट सेकंड बट आइसोलेट हुआ हिंट फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी आपका लिखता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं हिंट सेकंड है तो इसका मतलब ये सेकंड नंबर पे डिस्कवर हुआ होगा, बट डिस्कवर ये सेकंड नंबर पे नहीं हुआ था, डिस्कवर ये हमारा फर्स्ट नंबर पे ही हुआ था। आइसोलेशन इसका लेट हुआ था बस। इट कट्स डीएनए बाय रिकॉग्नाइजिंग अ सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। इस पे क्वेश्चन आता है कि हिंट सेकंड आपके डीएनए को, हिंट सेकंड आपका कैसा बनाएगा? ब्लंट एंड बनाएगा, बीच में से डीएनए को कट करेगा। अब ये ब्लंट एंड बना रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस है एंडोन्यूक्लियस है? ये एंडोन्यूक्लियस। और ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस पे वर्क करता है। और कहाँ से कट करेगा? यहाँ से, ऐसे बीच से। और इसकी सीक्वेंस क्या होती है? इसकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, G
CA, ऐसे यहाँ पे लिख लेना CAGT। अब बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी एक पिरिमिडीन आ सकता है, यहाँ पे कोई भी एक प्यूरिन आ सकता है, यहाँ पे भी कोई एक प्यूरिन आ सकता है, यहाँ पे भी कोई एक पिरिमिडीन आ सकता है। ये होगा, मतलब सीक्वेंस देखो, अगर आपकी ये है GT और कोई एक पिरिडीन बताओ, पिरिडीन मतलब पिरिमिडीन, PYCUT कट है ना, CUT तो बोलते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे मैम C लिखा, साइटोसिन, यूरेसिल, इसके थायमिन। सामने प्यूरिन आएगा, कोई ग्वानिन, तो यहाँ पे प्यूरिन लगा दो। प्यूरिन क्या होता है मेरा, PUGA, ये हो गया। तो इसके सामने क्या आएगा, ए के सामने T आ जाएगा, मैम थायमिन। है ना। और यहाँ पे यही सीक्वेंस लिख दो, ACTG। तो ये सीक्वेंस होगी। अगर आपकी कहीं पे आपको ऐसे सीक्वेंस देखने के लिए मिल रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, सिर्फ ये भी सीक्वेंस दे सकते हैं, दोनों भी लिख के दे सकते हैं, दोनों DNA के स्ट्रैंड भी दे देंगे, एक DNA का स्ट्रैंड दे देंगे, और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, तो आपको पहचान लेना है कि अगर GTCA है, टर्मिनल एंड्स पे GTCA और इधर भी GTCA, और बीच में कोई भी प्यूरिन पिरिमिडीन हो सकता है, कोई भी प्यूरिन पिरिमिडीन, तो इसको समझना है कि हिंड सेकंड की रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। क्लियर? यस मैम। Yes, तो ma'am. इस सीक्वेंस को लिखो GTCA, और नेक्स्ट दूसरे एंड पे भी हमारा वही GTCA, या फिर GTAC भी आप इसको लिख लो, GTAC, और बीच में XY लिख लो, यहाँ पे भी CA और बीच में XY लिख लो और TG। जैसे जैसे आप याद करना चाहे आप कर लें, लेकिन बट याद जरूर होना चाहिए। इको R1 के सीक्वेंस, हिंड सेकंड के सीक्वेंस, और जितनी मैंने सीक्वेंस अब तक लिखवा दी है वो सब आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ याद करोगे वो आपकी चॉइस है, बट ये होना चाहिए आप लोगों को क्लियर। एंड टोटल हमारे पास कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं? मैम 900। 900। उसमें से 900 को कितने स्ट्रेन से हमने किया है? मैम 230। 230. तो ये क्वेश्चन 230. अब तो सबको याद हो ही गए होंगे क्लास में। नॉमेनक्लेचर याद हो गया है। फर्स्ट जो लेटर होता है वो क्या बताता है हम लोगों को? मैम जीनस। जीनस। इटैलिक में हमेशा लिखते हैं। सेकंड एंड थर्ड लेटर हमें क्या बताता है? मैम सेकंड Species. स्पीशीज बताता है, जिसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और फोर्थ लेटर हमें क्या बताता है? स्ट्रेन कौन सा है वो। और फिफ्थ लेटर होता है हमारा नॉमन ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। Order of discovery. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में दो टाइप के एंड्स बनता है, कौन कौन से? स्टिकी एंड। स्टिकी एंड को ही लिख लेना, उनको फ्री एंड्स भी हम बोल सकते हैं। स्टिकी एंड, फ्री एंड, और ब्लंट एंड। ब्लंट एंड को हम नॉन फ्री या फिर नॉन स्टिकी एंड्स भी बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? आई थिंक अब तो सब कुछ क्लास में लर्न हो गया होगा आप लोगों को ये। Yes, ma'am. चलो, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कहानी हमारी यहीं पे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर, स्टिकी एंड, ये सब समझा दिया यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वेक्टर, कि आखिरकार वेक्टर क्या होना चाहिए। लिखो चलो। वेक्टर का मतलब क्या होता है ना, व्हीकल। यस मैम। मतलब जो आपके सपोज एक बॉडी लिया आपने, उसकी बॉडी के अंदर से डीएनए निकाला, उस डीएनए को आप किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ट्रांसफर ऐसे थोड़ी ना खुद से ही कर दोगे, कोई इंजेक्शन लगा दोगे, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना आप लोगों को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। तो वेक्टर आप कैसा चूज करोगे? वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो सबको पता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत क्यों है, ताकि वो खुद से अपना रेप्लिकेशन कर पाए, है ना। सेकंड पॉइंट होता है हमारा इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर। मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर? मैम जो डिफरेंशिएट करता है ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में। एग्जैक्टली। मतलब अभी हमने क्या करा, वेक्टर लिया, उस वेक्टर के अंदर अपने डीएनए को इंसर्ट करा दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है? और इंसर्ट चलो हो भी गया, अब इंसर्ट होने के बाद मैंने उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या वो ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसफर भी नहीं हुआ है? तो ये सारी चीजें मुझे पता होना चाहिए।
मतलब मैं सेलेक्ट कैसे करूंगी इन चीजों को, तो इन चीजों को सेलेक्ट करने के लिए मेरे वेक्टर के पास हमेशा सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे जो हम वेक्टर यूज करते हैं उनके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। कौन कौन से जनरली? या फिर एम्पलीफिन और टेट्रास। एक तो एम्फिसिलिन हो गया और एक मैम होता एक तो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन और एक होता है ZZP होता है। बट ये वैरी करेगा कि हम कौन सा यहाँ पे प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं या कौन सा वेक्टर हम यूज कर रहे हैं। तो वेक्टर जब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को PDR 322 या फिर PUC, उसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से एग्जाम्पल्स बता रही हूँ सिर्फ अभी कि एम्फिसिलिन हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, लेक्जेड जीन हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, कुछ मार्कर्स उसके अंदर लगे हुए हैं। अब इन्हीं मार्कर के अंदर हमारी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगी। रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। कि मेरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर एम्फिसिलिन वाली साइट को कट कर देगा तो मेरी एम्फिसिलिन वर्क नहीं कर पाएगा ना फिर, क्योंकि इसी के अंदर वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। चलो इसको बाद में समझाऊंगी, अभी आप लोगों को क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी बताओ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? अच्छा, क्लोनिंग साइट्स। इसके पास क्लोनिंग साइट क्लोनिंग साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट हम बोल सकते हैं। मैम Yes, इसके ma'am. पास एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, हाँ, उसके पास एक मोर ही देन वन नहीं होनी restriction site, चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। जैसे कि सपोज करो मेरा ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर के ऊपर यहाँ पे सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है, और यहाँ पे भी सपोज करो GAATT सीक्वेंस ही है, GAATTC। अब मैंने इसके ऊपर डाला इको R1, अब मेरा इको R1 क्या करेगा, इसको यहां से भी कट कर देगा, यहां से भी कट कर देगा, दोनों साइड से कट कर देगा ना, करेगा ना दोनों साइड से। लेकिन फिर Yes, इसके ma'am. बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपना एक डिजायर्ड जीन यहाँ पे डाल रही हूँ या फिर डिजायर्ड DNA। अब डिजायर्ड DNA या तो मेरा यहाँ पे बाइंड होगा या फिर यहाँ पे बाइंड होगा, किसी ना किसी एक ही जगह पे बाइंड होगा। अब दूसरी वाली सीक्वेंस तो मेरी कटिंग हो गई, दूसरी वाली सीक्वेंस तो वेस्ट हो गई, तो इसका भी पूरी तरीके से रेप्लिकेशन कर पाएगा जैसे नॉर्मली ये करता है? नो मैम, कॉम्प्लिकेट कर देता है उसकी जीन सीक्वेंसिंग को। इसका मतलब हमारा क्या होगा, हमारा जो बायोटेक का जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा हमारा। हमने जीन भी अच्छे से आइसोलेट कर लिया, जीन भी बहुत अच्छे वाला हमने आइसोलेट किया, सारा प्रोसेस कर लिया, बस गलती क्या कर दी, हमने वेक्टर गलत चूज कर लिया। वेक्टर हमने एक ऐसा चूज कर लिया जिसके अंदर 2-2 3-3 सीक्वेंसेस थी एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आपको रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर क्लोनिंग साइट उसके अंदर एक ही होनी चाहिए। क्लियर? मैम जब यस, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर फिर से समझाना है? यस मैम। उसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी ना, तब समझना। एक बार इसमें क्लोनिंग साइट पे एक लाइन लिख लो आप लोग, ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट, एक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए फॉर ईच एंजाइम। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। प्रॉपर्टी वो बेस्ट वेक्टर हमारा होगा जिसके पास सिर्फ एक रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी एक एंजाइम की, एक ही साइट, तो ताकि उसको एक ही पर्टिकुलर साइट से वो कट करे, उसको बहुत सारी साइट से वो कट ना करे। क्लियर बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो अब सेलेक्टेबल मार्कर में आप, अच्छा इसके बाद आप लोगों को कोई क्लास है क्या? नो मैम। साढ़े 8 बजे होता है ना? हाँ जी, फिजिक्स की है। अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, बट 8:30 बजे होता है रोज। तो मैं जस्ट इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों से। फिजिक्स की क्लास आई ना आपका नहीं होगा आज आपकी सर लीव पे है। ओके मैम। चलो सेलेक्टेबल मार्कर वाला एक बार टॉपिक लेते हैं हम लोग। सेलेक्टेबल मार्कर, तभी सिलेक्टेबल मार्कर होता क्या है उससे पहले लेकिन आप लोगों को प्लाज्मिड पढ़ना होगा। अच्छा, प्लाज्मिड तो सबको पता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है जो हमारे किसके पास प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मिड तो सिर्फ एक है। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, प्लाज्मिड को ही मॉडिफाई कर दिया, प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके बना दिया हमारा PBR 322।
तो PBr322 क्या है? एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है। अब अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ, सबके पास एनसीईआरटी में तो होगा ना ये डायग्राम? यस मैम। इसके पास क्या होता है? इसके पास 2 सेलेक्टेबल मार्कर होता है। कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर है? एक यहाँ पे मैम एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, AMP और टेट्रासाइक्लिन। आर इनके ऊपर लिखा रहता है। अगर आप एनसीईआरटी की डायग्राम में देखेंगे, आर का मतलब होता है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट। मतलब अगर रेजिस्टेंट का मतलब, मैम अगर बोलो मैम अगर ये जैसे कि खराब हो जाते तो इनमें एस लिखा आ जाता है। या, तो देखो अब क्या है, रेजिस्टेंट है ये आप लोगों के। अब इसी टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे प्रेजेंट होता है मेरी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। किसकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस? बाम H1 की, ठीक है। एंड इसी के पास सीक्वेंस होती है साल 1 की। एम्फिसिलिन के पास सीक्वेंस होती है PVU1 की एंड PST1। अभी PVU PST इनको याद रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ याद क्या रखना है, टेट्रासाइक्लिन पे किसकी सीक्वेंस होती है? टेट्रासाइक्लिन पे सीक्वेंस होती है BMH1 की साल 1 की, और एम्फिसिलिन पे PVU1 की और PST1 की। इसके साथ साथ इसके पास यहाँ पे एक ORI साइट भी होती है। अब ORI होगी तभी तो हम इसको एक परफेक्ट वेक्टर बोलेंगे। और इसके साथ साथ एक यहाँ पे ROP लिखा रहता है। यहाँ पे ROP क्या होता है? इस ROP के पास भी एक सीक्वेंस होती है। मैम PVU होता है, PVU2। PVU सेकेंड। अब PVU सेकेंड यहाँ पे प्रेजेंट है। रोप क्या करता है? रोप एक प्रोटीन बनाता है, एक टाइप का प्रोटीन ये बनाता है, जो प्रोटीन आपको हेल्प करेगा जब ये प्लाज्मिड आगे जाके रेप्लिकेशन करेगा, तो उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ये प्रोटीन, रोप प्रोटीन। और ORI सीक्वेंस का तो आपको पता ही है, यहीं से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एक सीक्वेंस आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस सीक्वेंस पे आपके क्या क्या प्रेजेंट होता है? इको R1, R1 Cl1 Cl एंड third। हिंट थर्ड। तो अब नॉर्मल सी बात है, देखो अगर सपोज करो सेलेक्टेबल मार्कर, क्या सेलेक्टेबल मार्कर है? एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। आपने क्या किया? आपके पास एक सेल है ये, इस सेल के अंदर से आपने एक जीन निकाल लिया। किसकी हेल्प से? बाम H1 की हेल्प से। यहां से आपने बाम H1 से कट लगाया और अपना जीन निकाल लिया। अब आपको इस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ बाइंड अप कराना है, तो आपने क्या किया? बाम H1 को यहाँ पे भी यूज किया। बाम H1 क्या करेगा? आपके इसको यहीं से कट लगाएगा ना। यस मैम। यहाँ पे तो इसने क्या किया? इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको ऐसे यहां से इसने कट लगा दिया। अब यहाँ पे कट लगाया, फिर आपने DNA लाइगेज यूज किया। DNA लाइगेज किस लिए यूज किया आपने? यहाँ पे उसको ऐड करने के लिए, इनको ऐड करने के लिए। तो आपने अपनी ये सीक्वेंस को उठाया यहाँ से और यहाँ पे बाइंड करा दिया। अब आप देख रहे हो आपकी जो टेट्रासाइक्लिन की सीक्वेंस थी वो कट हो गई। तो क्या अब आपका ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होगा? नो मैम। क्योंकि आपने टेट्रासाइक्लिन वाली साइट कट कर दी वहां से। अब टेट्रासाइक्लिन वाली साइट कट हो गई तो ये टेट्रासाइक्लिन। अब इसको हम पता कैसे करेंगे? इसका हम लगाएंगे यहाँ पर रेप्लिका। रेप्लिका कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी डिटेल में, बिकॉज अभी स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक फिनिश नहीं हो पाएगा। सिर्फ छोटा सा टॉपिक ऐसे समझ लो, एक ऐसी कल्चरल प्लेट होती है, तो उस प्लेट में मैं क्या करूंगी? टेट्रासाइक्लिन डाल दूंगी। टेट्रासाइक्लिन मैंने डाल दिया और मैंने इस प्लाज्मिड को भी यहाँ पे डाल दिया। अब मैं इस प्लाज्मिड को यहाँ पे डाल दिया। टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा? इसको किल कर देगा या नहीं कर देगा? यस मैम। किल करेगा। किल कर देगा। इसके पास अब रेजिस्टेंट पावर नहीं है, पहले रेजिस्टेंट पावर थी, लेकिन बाम H1 ने उसको वहीं से कट कर दिया तो इसकी रेजिस्टेंट पावर खत्म हो गई। अब टेट्रासाइक्लिन में मैंने जैसे इसको डाला तो किल हो गया। इससे मुझे क्या पता चला? कि मेरा यहाँ पे डिजायर्ड जीन ऐड हो चुका है। यस मैम। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता कि टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाता, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल जाता कि मेरा जो डिजायर्ड डीएनए है वो इसमें ऐड नहीं हुआ, मैंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दी अपने प्रोसेस करने में।
क्लियर कर सकते हैं ना ये चीज, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ना कि मेरा जो प्रोसेस चल रहा है वो सब अप टू डेटेड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये तरीका होता है, ये हेल्प करता है ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर हमें पिक करने में कि मेरा रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है। क्लियर बच्चों? तो मैम Yes, इसमें ma'am. सिलेक्टेबल, हाँ बोलो। मैम इसमें सिलेक्टेबल मार्कर है कौन? सिलेक्टेबल मार्कर एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ही तो है, इसी की हेल्प से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना, तो इन्हीं को सिलेक्टेबल मार्कर बोलता है। देखिए अगर मैंने क्या किया, सपोज मैं यहाँ पे PST1 डालती तो मुझे इसमें अपने सेल के अंदर से जो मैंने जीन निकाला उसमें भी मैं PST1 वाला एंजाइम यूज करूंगी और अपने प्लाज्मिड पे भी PST1। तो PST1 कौन सी साइड से उसको कट करेगा? एम्फिसिलिन वाली साइड से। फिर इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, एक ऐसा मीडियम लूंगी जहां पे बहुत सारी एम्फिसिलिन डाल दूंगी। अब अगर ये मेरा एम्फिसिलिन की प्रेजेंस पे किल हो गया, अगर किल हो गया तो इसका मतलब मेरा रिकॉम्बिनेशन प्रॉपरली हो चुका था। लेकिन अगर ये किल नहीं हुआ, ये ग्रो कर गया, तो इसका मतलब मेरा रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था। ये तरीका होता है रिकॉम्बिनेंट को पता करने का। इन्हीं को बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर ही पूरा पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर बहुत इजी सा है, समझ में आ जाएगा, बट उससे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करना है। अब तक जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस कर लेना अपनी एमटीजी बुक से। मैम फर्स्ट PVR 322 था ना? PVR 322, हाँ